हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज हम कवर करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन CAFM, चैप्टर नंबर 10, दैट इज फॉरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड ट्रस्ट मी, वेरी 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 इजी चैप्टर। 5 नंबर की वेटेज है। ओल्ड सिलेबस वालों को ये नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ न्यू सिलेबस CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1। क्लियर है। और इस चैप्टर को आपको नॉर्मल स्पीड पे ही देखना है। कोई भी बच्चा इसको 1.2x या 1.5x मत देखिएगा, बिकॉज मे बी शायद आप ये चैप्टर पहली बार कर रहे हो। हाँ, अगर आपने पहले करा हुआ है देन डेफिनेटली आप इसको 1.2x या 1.3x पे देख सकते हो। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये चैप्टर है क्या, ठीक है ना। पहले जरा इस चैप्टर के नाम के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम है फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे ही वी यूज द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे ही हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आई एम वेरी श्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखते ही दिमाग में क्या आता है सर? दिमाग में आता है स्टेटमेंट ऑफ P&L, दिमाग में आता है बैलेंस शीट, दिमाग में आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट, तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या कहलाती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती हैं। और फोरकास्टिंग करने का मतलब क्या होता है कि आप फ्यूचर को थोड़ा सा प्रोबेबिलिस्टिक वे में प्रेडिक्ट करने जा रहे हो, ठीक है ना। फोरकास्ट करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी चीज की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, यानी कि उसको प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं इन सम प्रोबेबिलिस्टिक मैनर। फॉर एग्जांपल, फोरकास्टिंग आपने बहुत बार करी होगी। कई बार बच्चा मुझसे पूछता है कि सर इस बार का पेपर कैसे आएगा, तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट कई बार ऐसा बता सकता हूं कि हाँ, इस बार का पेपर मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके का आ सकता है। तो दैट इज माय फोरकास्टिंग रिलेटेड टू द एग्जाम जो हमारा दिसंबर में आने वाला है। राइट, ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर हमें क्या सिखाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फोरकास्ट कैसे किया जाता है। राइट, अच्छा, इस पर ना थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकता है और इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। लेट मी फर्स्ट क्लियर यू, इस पर लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार भी 5 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि इस चैप्टर में से आपको थ्योरी देखने को मिल जाए। राइट, चलिए, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर इन शब्दों को पहले ब्रेक करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स एंड देन उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल कि फोरकास्टिंग करने के तरीके क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, हाउ वी कैन फोरकास्ट, ये हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। राइट, तो सबसे पहला वर्ड आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना हम लोगों ने, अगर आपने कंपनी अकाउंट्स की मुझसे थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 40 ऑफ कंपनीज एक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स करता है क्या, एक तो बैलेंस शीट, एक P&L, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ P&L, और अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट हो तो डेफिनेटली इनकम एक्सपेंडिचर और कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एनी एक्सप्लेनेटरी नोट्स विच आर अनेक्स्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली 3 चीजें तो आपको पता ही होती हैं, बैलेंस शीट, P&L, CFS। और अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट हो तो डेफिनेटली P&L के बदले में क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है। इसके अलावा आपको 2 स्टेटमेंट्स मालूम होंगी, एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, एंड लास्टली एनी एक्सप्लेनेटरी नोट जो कि अनेक्स्ड टू या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। राइट, ठीक है सर। तो ये हो गया हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब मैं बोलता हूं फोरकास्ट करो तो पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है, मे बी आपको ये हो जाए कि फोरकास्टिंग ऑफ P&L बनाओ, या फिर फोरकास्टिंग ऑफ बैलेंस शीट, और ऐसा भी हो सकता है कि फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो 3 तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मैं आपको P&L दे दूंगा और मैं आपको बोलूंगा कि बताओ नेक्स्ट ईयर आप क्या फोरकास्ट करते हो कि हमारा इनकम कितना होगा। बैलेंस शीट दे दूंगा और मैं आपसे पूछूंगा फोरकास्ट करो कि हमारी नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट क्या होगी, या ऐसे ही आपको प्रेडिक्ट करना होगा, फोरकास्ट करना होगा कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा फॉर द नेक्स्ट पीरियड। राइट, ठीक है सर। सो आई एम यूजिंग द वर्ड फोरकास्ट बार बार मैं एक फोरकास्ट वर्ड यूज कर रहा हूं। तो कोई पूछे फोरकास्ट क्या होता है, तो फोरकास्ट का मतलब होता है अ प्रोबेबल इवेंट। याद रखना, प्रोबेबल वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि फोरकास्टिंग कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती। क्या वो हमेशा प्रोबेबिलिस्टिक होती है? मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक 80% चांसेस आर देयर कि ऐसा होगा।
सो दैट इज माई फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग इज ऑलवेज अंडर सर्टन प्रोबेबिलिटीज, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोबेबल इवेंट वेयर इन द बिजनेस इज लाइकली टू हेडेड, यानी कि हमारा बिजनेस किस तरफ बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो इस तरह की फोरकास्टिंग की हम बात यहां पे बात करेंगे, ठीक है जी। तो जब हम ये बात करते हैं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड प्रिडिक्टिंग कंपनीज फाइनेंशियल्स future by examining historical performance. Let me first clear you. फोरकास्टिंग के दो तरीके होते हैं बेटा, एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड और एक होता है क्वालिटेटिव मेथड। बोलो, वन इज क्वांटिटेटिव मेथड, द अदर वन इज क्वालिटेटिव मेथड। अच्छा, आपने कभी बहुत सारे न्यूज चैनल्स आते हैं जिसके अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग होते हैं जो शेयर के बारे में फोरकास्टिंग करते हैं कि यार ये शेयर आपको खरीद लेना चाहिए, इसके अंदर चांसेस हैं कि ये बढ़ेगा। तो वो होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है जहां पर एक्सपर्ट ओपिनियंस होते हैं, राइट। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है डेटा बेस्ड, हिस्टोरिकल को बेस बनाकर हम क्वांटिटेटिव वे में डिसाइड करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। यानी कि डेटा को देखकर अगर आप फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो तो वो क्या है? क्वांटिटेटिव। लेकिन अगर आप डेटा को नहीं देख रहे, एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहे हो, ठीक है ना, और एक्सपर्ट ओपिनियंस जो होते हैं वो कंपनी के फंडामेंटल्स को देख के आंसर होते हैं, कंपनी की क्वालिटीज को देख के आंसर होते हैं, तो दैट इज क्वालिटेटिव, राइट। तो वही चीज यहां पे लिखेगा, वो ध्यान से देखेंगे जरा। वो कहता है कि सर फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एक प्रोसेस है ऑफ एस्टिमेटिंग और प्रेडिक्टिंग। क्या प्रेडिक्ट करोगे? कंपनी के financial future by examining historical performance of the data like revenue, cash flow, expenses, sales। ये पुराने डाटा को हम देखकर क्या हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। इट इज अ हार्ट ऑफ ड्राइविंग द बिजनेस परफॉर्मेंस एंड स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस। इससे क्या होता है बेटा, हमेशा याद रखना कि हर कंपनी ना फ्यूचर फोरकास्ट करती है, जिससे क्या होता है जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको डेफिनेटली, आपने शार्क टैंक देखा होगा, तो शार्क टैंक में ना कई बार इन्वेस्टर्स ना ये सवाल पूछ लेते हैं, अच्छा व्हाट यू प्रेडिक्ट, कि आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल के बाद वेयर यू सी योर कंपनी टू बी, यानी कि आप कितना सेल फोरकास्ट करते हो। तो दैट इज ऑल अबाउट फोरकास्टिंग, जो कि एक कॉन्फिडेंस देता है इन्वेस्टर को वाइल गिविंग यू द फंड्स, ठीक है ना। सो दैट इज ऑल अबाउट फोरकास्टिंग, राइट। चलिए, तो इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है, ध्यान से सुनेंगे। फोरकास्टिंग क्यों जरूरी है, कोई बताएगा? देखिए, आज की डेट में फोरकास्टिंग हमें हेल्प करता है बजटिंग डिसीजन में। अब क्या मतलब होता है सर? देखो, जब हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर लेते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट क्या हम लोग बजट बनाते हैं। पहले हम फोरकास्ट करते हैं और फोरकास्ट के आधार पर हम क्या बनाते हैं? बजट। समझ रहे हैं आप? यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर जितनी भी आप सोशल एक्टिविटीज भी देखोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने फोरकास्ट किया था आज से 10 साल पहले कि हमारी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा। तो उस चीज़ को फोरकास्ट करते हुए हम लोगों ने कहा ओके फाइन, इसका सॉल्यूशन अभी ही बनाना पड़ेगा जो कि इस चीज़ को सॉल्व करेगा। और उसके लिए हमने क्या करा बताओ सर? उसके लिए ना हम लोगों ने मेट्रो रेल वगैरह की बात करी। तो ये इस तरह से हम लोग बजटिंग करते हैं। तो बजटिंग का बेस फोरकास्टिंग होता है। तो पहले फोरकास्टिंग होती है, ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट क्या हम लोग बजट्स बनाते हैं, ठीक है। आपने नोटिस करा होगा जितने भी बजट्स भी जो बनते हैं, हमारे सरकार जो बजट बनाती है, वो भी जो बजट बनते हैं क्या ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग होता है। तो याद रखना, इट एक्ट एज अ बेस फॉर बजटिंग डिसीजन, राइट। ये बिजनेस को एक्सेस देता है टू अलग अलग रिपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। मैनेजमेंट को वैल्यूएबल इनसाइट देता है इनटू द वे बिजनेस ने पास्ट में परफॉर्म किया था एंड द वे इट इज गोइंग टू परफॉर्म इन द फ्यूचर, ठीक है जी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, यानी कि जब भी हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो हमारा इंटेंट बहुत क्लियर होता है कि हम लोग इसकी मदद से बजटिंग करेंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द इनसाइट ऑफ द बिजनेस कि पहले हमने क्या किया था, फ्यूचर में हम लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, ये चैप्टर थ्योरी नहीं है बेटा पूरा, बस 1-2 क्वेश्चन और है, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। मुझे मालूम है आप लोगों के दिमाग में हमेशा क्या चलता है, सर प्रैक्टिकल होगा या नहीं? बिल्कुल होगा सर, बस एक आधा क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ
ताकि थोड़ा सा आपको पहले आइडिया लग जाए अबाउट द चैप्टर, राइट। इट प्रोवाइड्स बैरोमीटर फॉर दोस मेकिंग मटीरियल फाइनेंशियल डिसीजंस। आपको मालूम है कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल डिसीजंस बना रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, फाइनेंशियल डिसीजंस बनाते समय क्या आप लोगों को परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं, राइट। तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, हम ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। भाई फोरकास्टिंग हमें हेल्प करती है टू टेक द फाइनेंशियल डिसीजंस, ठीक है जी। यस, तो मेरे ख्याल से एक मैं इंटेंट ऑफ फोरकास्टिंग बताना चाह रहा हूं। आई होप क्लियर टू एवरीवन। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है जो हो सकता है पेपर में आ जाए, फोरकास्टिंग वर्सेस बजट। देखिए, फोरकास्टिंग प्रोबेबल है, याद रखना। फोरकास्टिंग क्या है, प्रोबेबल इन नेचर है, जबकि ये प्रपोज्ड है। बजट का मतलब क्या होता है, वी आर प्रपोजिंग कि हम ऐसा काम करेंगे। प्रोबेबल है, ऐसा काम होगा, ये हमारा फोरकास्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर प्रपोजिंग दिस इज माई बजट। क्लियर है। तो कैन आई से फोरकास्ट जहां खत्म होता है, जहां पे फोरकास्ट खत्म होता है, बजटिंग बिगिंस होती है। तो इट बिगिंस व्हेन फोरकास्टिंग एंड्स। ठीक है जी। फोरकास्ट बहुत वाइडर स्कोप रखता है, क्योंकि फोरकास्टिंग कैन बी डन इन एवरी फील्ड। तो इट इज वाइडर इन स्कोप, वेयर एज इट इज थोड़ा सा लिमिटेड इन द स्कोप। ठीक है जी। ये प्रीलिमिनरी स्टेप है, और यहां पे फोरकास्ट जो है वो प्रीलिमिनरी स्टेप नहीं है, वो उसका नेक्स्ट स्टेप है। क्लियर है। अगर आप घुमा फिरा के देखोगे तो इंटेंट आपको वही नजर आएगा। क्लियर है। यस, व्हाट इज फोरकास्ट, मेयर एस्टिमेट ऑफ व्हाट इज लाइकली टू हैपन, क्या होने वाला है, दैट इज फोरकास्टिंग। एंड यहां पर बजट में हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं कि हम किस तरीके से फ्यूचर पीरियड के अंदर काम करेंगे। ठीक है ना। हम फ्यूचर में, जैसे बजटिंग का मतलब होता है काइंड ऑफ प्लानिंग। बजटिंग क्या होती है, काइंड ऑफ प्लानिंग। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको याद रहेगा, बजटिंग इज अ काइंड ऑफ प्लानिंग जो कि बेस्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज करो अगर मैं आपको ये बोलूं, आई एम फोरकास्टिंग इस बार पेपर डिफिकल्ट आएगा, अब तुम क्या करोगे बताओ। सर, आपको ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि यार नहीं, पेपर डिफिकल्ट हो या इजी हो, मुझे तो पास होना है। तो अगर मैं फोरकास्ट कर दूं आज की भैया पेपर इस बार डिफिकल्ट आने वाला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स बनाने पड़ेंगे फॉर द फ्यूचर पीरियड। क्या समझ आ रही है। सो जैसे ही मैं आपको कुछ भी फोरकास्ट करूंगा ना, ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या आप एक बजटिंग, एक प्लानिंग करनी शुरू करोगे। आई होप क्लियर टू एवरीवन, वेरी वेल डन। तो ये डिफरेंस मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है। यस प्लीज। और मैंने कहा एक इंटरेस्टिंग सी चीज जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि देर आर टू मेथड्स। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देर आर टू मेथड्स। कौन कौन से होते हैं, एक क्वांटिटेटिव मेथड होता है और एक क्वालिटेटिव मेथड होता है। याद रखना, क्वालिटेटिव मेथड का मतलब होता है टेकिंग एक्सपर्ट ओपिनियंस, क्वांटिटेटिव मेथड का मतलब होता है हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पर क्या आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है। तो जहां आप हिस्टोरिकल डाटा को बेस बनाकर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो, क्वांटिटेटिव। जहां पे आप एक्सपर्ट ओपिनियंस ले रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव। अच्छा, इसको ना एक और नाम बोलते हैं, डेल्फी मेथड। एक्सपर्ट ओपिनियन को क्या बोलते हैं, डेल्फी मेथड। अभी आएगा आगे। ठीक है। ठीक है सर। अब इधर देखेंगे ध्यान से, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो जरा सारे बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन यहां से अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक जो पहला क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज व्हाट इज फोरकास्टिंग। दूसरा क्वेश्चन लिखो थ्योरी के अंदर, फोरकास्टिंग वर्सेस बजटिंग। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा लिखो मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। क्या लिखोगे, मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। ब्रॉडली दो पार्ट में है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब हिस्टोरिकल डाटाबेस्ड, क्वालिटेटिव का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट्स ओपिनियन। इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है इतने पार्ट्स में। देखो, पहला मेथड है बेस्ड ऑन रेवेन्यू, दूसरा मेथड है बेस्ड ऑन एवरेज, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट ग्रोथ रेट, चौथे का नाम है रिग्रेशन, और पांचवें का नाम है डेल्फी मेथड। ठीक है जी। याद रखना, ये जो मैंने आपको 5 मेथड्स बताए हैं, इनमें से डेल्फी जो है ना, वो क्वालिटेटिव मेथड है। कैसे, देखो जरा। कहता है डेल्फी मेथड क्या होता है, दैट इज एस्टिमेट टॉक एस्टिमेट टेक्निक। मतलब क्या है, एक क्वालिटेटिव मेथड है
of forecasting by collecting opinion from the group of financial experts through several rounds of questions. The Delphi method relies on the expert who have knowledgeable about the specific area so they can forecast the outcome of the future scenarios. कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर एक बात बताओ, आप बता सकते हो कि मुझे कौन सा शेयर जो है वो बाय करना चाहिए? तो मैं आपको अपनी फोरकास्टिंग दे रहा हूं बिकॉज आपने एक एक्सपर्ट ओपिनियन मांगा है, तो दैट इज डेल्फी मेथड, राइट? अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन ना लेने पे बल्कि वो डाटा बेस्ड डिसीजन लेना चाहते हैं। तो अगर आप डाटा बेस्ड डिसीजन लेना चाहते हो तो आपके पास 4 मेथड्स होंगे। डेल्फी को छोड़ दो 5 में से, तो बाकी के जो 4 हैं वो डाटा बेस्ड मेथड होते हैं। एक एक करके बात करते हैं। पहला क्या है, जो कि बेस्ड ऑन टर्नओवर है। अब बच्चा कहता है सर पहले एक्सप्लेन करो क्या होता है ये। बॉस इससे लल्लू कुछ होता ही नहीं यार, आपने ना दुनिया जान के क्वेश्चन ऐसे कर लिए। बेस्ड ऑन टर्नओवर पता क्या होता है? कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है काम करो, जितने भी हमारे खर्चे हैं ना उसको सेल के बेसिस पर, प्रोराटा बेसिस पे कैलकुलेट कर लो। कई बार आपने सुना होगा वीसी इज इक्वल टू 60% ऑफ सेल्स। ये हमने फोरकास्ट कर लिया। इसका मतलब अगले साल जो भी सेल होगी क्या उसका 60% मेरा वीसी होगा। उसके अगले साल जो भी सेल होगी क्या उसका 60% मेरा वीसी होगा। यानी कि आपने फोरकास्टिंग कैसे करी? एज परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। खत्म। यानी कि बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर का मतलब होता है कि हमारे सारे खर्चे को फोरकास्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल बढ़ेगी खर्चे बढ़ेंगे, सेल गिरेगी खर्चे गिरेंगे, क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स। सिंपल है। पहला मेथड क्या कहता है कि जब भी हमें फोरकास्टिंग करनी हो तो एक तरीका तो क्या होता है कि आप रेवेन्यू के आधार पर परसेंटेज निकाल लो एंड देन अकॉर्डिंगली आप क्या करो, फ्यूचर के अंदर प्रेडिक्शन करते चले जाओ। दूसरा क्या होता है? मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड आप लोगों ने सुना ही होगा। मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, पास्ट ईयर डाटा से पहले हम एवरेज निकाल लेते हैं, उस एवरेज को बेस बनाकर क्या हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई बच्चा आया मेरे पास, उसने कहा कि सर एक बात बताओ मेरे कितने नंबर आएंगे। मैंने कहा अच्छा एक बात बता, पास्ट में तेरे कितने नंबर आए थे? तो तुमने मेरे को 5-6 साल के अपने नंबर्स बताए कि मेरे इसमें इतने, इसमें इतने, इसमें। तो मैं क्या करूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट इंफॉर्मेशन मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, एक एवरेज स्कोर कैलकुलेट करूंगा और मैं क्या बोलूंगा, फ्यूचर की फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन दैट एवरेज। ठीक है ना? तो मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि यहां पर हम या तो सिंपल एवरेज लेते हैं या फिर वेटेड एवरेज लेते हैं ऑफ द प्रीवियस पीरियड टू फोरकास्ट द फ्यूचर। सिंपल है। पहला कौन सा है सर? परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर। दूसरा कौन सा है? मूविंग एवरेज मेथड। तीसरा आ रहा है कांस्टेंट ग्रोथ रेट। कांस्टेंट ग्रोथ रेट क्या होता है सर? यहां पर ना हम अज्यूम कर लेते हैं कि एवरी ईयर माई सेल विल इंक्रीज बाय 5%। चलो बताओ, इस बार मेरी सेल अगर 10 लाख थी तो कैन यू फोरकास्ट व्हाट विल बी इन द नेक्स्ट ईयर? हाँ, 5% से बढ़ानी है ना, 10,50,000 फोरकास्ट हो गया। बताओ अगले साल कितनी होगी? सर इसका 5% बढ़ा देंगे। अगले साल कितनी होगी? इसका मतलब फोरकास्टिंग के लिए हमने क्या करा, परसेंट कांस्टेंट ग्रोथ रेट ले लिया। यानी कि हमने अज्यूम कर लिया कि माई सेल विल ग्रो बाय एवरी ईयर बाय 10% ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। मैंने ये फाइंड आउट करा और उसी के बेसिस पर क्या हम कंपनी क्या कर रही है, फोरकास्टिंग कर रही है। ठीक है सर। फिर इसके बाद कौन सा आया हमारे पास? रिग्रेशन मेथड। रिग्रेशन मेथड क्या होता है? एक लीनियर इक्वेशन होती है। क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है। और उस लीनियर इक्वेशन में ना हम लोगों ने ऐसे एक इक्वेशन बना दी। जिन्होंने रेगुलर क्लास पढ़ी हुई है उनको मालूम होगा, ये हमने क्लास में पढ़ी हुई है। रिग्रेशन इक्वेशन बोलते हैं इसको, जिसमें y जो होता है ना वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जिसको भी आप फोरकास्ट कर रहे हो। x क्या होता है? इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है। ठीक है, जो x के साथ होता है उसको क्या बोलते हैं हम? स्लोप। और ये होता है y इंटरसेप्ट। आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो एक लीनियर इक्वेशन होती है जहां पर y को फोरकास्ट करने के लिए हम एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा खर्चा कितना होगा वो डिपेंड करेगा सेल इंटू 6 + 10। समझ आ रही है? मतलब इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग इज, लेफ्ट में जो y है ना वो डिपेंडेंट है किसी और वेरिएबल पे। तो फोरकास्टिंग करने के लिए क्या आपको x पता होना चाहिए? यस, कई बार ऐसे सुना होगा आपने,
पापा की एज इज ट्वाइस ऑफ सन्स एज प्लस 10 ईयर। पापा की एज इज ट्वाइस ऑफ सन्स एज प्लस 10 ईयर। अब पापा की जब भी फोरकास्ट करनी हो तो क्या सन का पता लगा लो। मान लो सन 20 साल का है तो आप क्या बोलोगे 2 इंटू 20 प्लस 10, यानी कि पापा की एज इज 50। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि जैसे जैसे सन की एज में चेंज आएगा क्या पापा की एज भी चेंज होती जाएगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग इज, इसको बोलते हैं क्या, रिग्रेशन मेथड। रिग्रेशन मेथड का मतलब होता है वेयर वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन दी अदर वेरिएबल, समथिंग लाइक दिस। ठीक है सर। और डेल्फी मेथड तो मैंने बता ही दिया। तो ये थ्योरी में आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। मेथड्स कौन कौन से, तो पहले क्या लिखोगे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में 4 होते हैं, क्वालिटेटिव में 1 होता है, दैट इज डेल्फी मेथड। लॉक करें। चलो जी, तो ये मैंने आपको सारा का सारा थ्योरी वाला पार्ट 20 मिनट में खत्म करा दिया। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट। चैप्टर का नाम एक बार दोबारा बता दो, फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारे बच्चे बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 40। 5 चीजें उसमें कवर करनी है, 3 मेन होती हैं, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एंड लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जो भी नोट्स होंगे वो भी साथ में आ जाएगा। ठीक है सर। फिर इसके बाद मैंने कहा कि सर एक बात ऑफ फोरकास्टिंग क्या होती है, वो भी हमने समझा। बजट वर्सेस फोरकास्टिंग क्या होता है, ये भी समझा। मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा प्रैक्टिकल, वो चेक करते हैं। इतना लल्लू कि आप बोलोगे कि सर यार मजा आ गया। देखो मैंने क्या कहा था, फोरकास्टिंग ऑफ P&L, फोरकास्टिंग ऑफ CFS, फोरकास्टिंग ऑफ बैलेंस शीट, 3 चीजें है ना। तो पहले हम फोरकास्टिंग ऑफ क्या पढ़ेंगे, P&L। आओ सीधा ही क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। P&L बनाना आता है आपको? पहले रेवेन्यू माइनस VC कंट्रीब्यूशन, फिर माइनस FC, एबिट, इंटरेस्ट, EBT, टैक्स, पैट। मेरे ख्याल से खून में है तुम्हारे ये। ठीक है सर। अब ये क्वेश्चन है, आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि यू आर कंपनी सेक्रेटरी ऑफ DP लिमिटेड एंड असाइन्ड अ टास्क ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन फॉर डिफरेंट सिनेरियोस। मतलब आपका काम है प्रॉफिटेबिलिटी को प्रोजेक्ट करना अंडर डिफरेंट सिनेरियोस। ठीक है। इन्होंने ना हमें हिस्टोरिकल डाटा दिया हुआ है, सेल इतनी है, VC 60% है, फिक्स्ड कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स, सब कुछ दिया हुआ है आपको, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है। अब नीचे क्या पूछा है, कंपनी फोरकास्ट कर रही है कि इनकी सेल इंक्रीज हो जाएगी 37.5% से। आप भी हंसोगे सर क्या करा रहे हो आप। देखो 37.5% से इसको बढ़ा दो तो ये कितनी हो जाएगी फोरकास्टिंग, 275। कीपिंग इन माइंड दैट द मार्केट फोर्सेस वेयर अ वेरिएबल कॉस्ट विल बी फोरकास्टेड एट 56%। वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 60%, अभी कितनी हो जाएगी 56%। तो इसका मतलब सॉल्व करेंगे इसको, 275 का 60%, 165। ठीक है ना, इसको मैं पूरा कर रहा हूं कंप्लीट। तो 275 में से माइनस करो 160, यहां पे आ जाएगा 115। डन। ठीक है। कंपनी इज इन एंटिसिपेशन हैविंग फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 15 करोड़। यहां पे कितनी है 20, ना वी आर एंटिसिपेटिंग ये 15 है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा कितना 100 करोड़। ये कितना है 60। डेप्रिसिएशन इन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो सर आप भी उतनी ले लो जितनी पहले है, तो ये आ जाएगा 35, यहां आ जाएगा 75। ठीक है जी, मेरी बात सबको समझ आ रही है, येस और नो? व्हाट आई एम डूइंग, आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद इन्होंने कहा टैक्स माइनस करो, फिर कैश फ्लो, लाइक दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग सॉल्व्ड। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए क्या करा हमने। रेवेन्यू लिया, VC कितना था 60%। पहले तो इनकम स्टेटमेंट जो गिवन थी उसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। फिर उसके बाद 80 में से 20 का फिक्स कॉस्ट था, 60 बचा, फिर डेप्रिसिएशन 25 थी, वो भी लेस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 35। टैक्सेस कितना है 10, टैक्सेस कितना है 10। कैलकुलेशन ठीक है हमारी, एक सेकंड। 80 और ठीक है बिल्कुल ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमने फोरकास्टिंग करी है। अच्छा फिर आगे क्या कहता है, कंपनी फोरकास्ट कर रही है एक वर्स्ट सिचुएशन भी, और उस वर्स्ट सिचुएशन में वो ये कह रही है कि फिक्स्ड कॉस्ट का सेल जो है ना वो कर्व हो रही है बाय 25%। इसका मतलब क्या है, कर्व का मतलब क्या हो गया, कम हो रही है।
तो दोस्तों कर्व हो रही है, तो क्या अगर हम कंजर्वेटिव अप्रोच में चलेंगे तो क्या हमारी सेल 150 करोड़ हो जाएगी। कीपिंग इन माइंड मार्केट फोर्सेस, वेरिएबल कॉस्ट विल बी 65%, तो इसका 65% निकाल देना। मेरी बात समझ आ रही है। और कंपनीज एंटिसिपेशन फिक्स कॉस्ट कितना, 25 करोड़। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग। यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, क्या वो खुद ही सारी फिगर्स दिए जा रहे हैं और मैं नोट करता जा रहा हूं। ठीक है, एक बारी जरा ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, इट इज फोरकास्टेड दैट द डेप्रिसिएशन रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि डेप्रिसिएशन जितनी पहले थी उतनी ले लो। ठीक है, यहां पे भी उतनी ले लो। और उसके बाद वो कह रहा है कि जो टैक्सेस है ना, टैक्सेस वो हमें कितना लेना है। उन्होंने रेट दिया हुआ है कितना सर, टैक्सेस का रेट दिया हुआ है 28.57%। तो आप मुझे बताओ क्या ये इनकम स्टेटमेंट आप कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, जो चीज अनचेंज है उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, और उसके बाद टैक्स का रेट उसने दे दिया वो उस पर अप्लाई कर दो। ठीक है, चेक करके देखें जरा, इधर देखना जरा सारे। ये ओरिजिनल डाटा था। सेल ऑप्टिमिस्टिक क्या कह रहा है सर, ये 37.5% से बढ़ेगी, बढ़ा दी मैंने। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि 60% है और यहां पर 56% कैलकुलेशन में एरर है। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना। 56% 275 का कितना आएगा देखना जरा। 275 का 56% 154। ठीक है, फिर हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। इन्होंने कहा यहाँ पे FC 20 थी, उन्होंने कहा यहाँ 15 है, यहाँ 25 है। अब समझ लो कुछ करना ही नहीं है भाई। डेप्रिसिएशन वो कह रहा है सेम ले लो, ये आ गया हमारे पास। टैक्सेस हमने कैलकुलेट करना है 28.57%, निकाल लेंगे हम। और EAT आ गया हमारे पास, खत्म। बस खत्म हो गया भाई, ट्रस्ट मी, खत्म। कुछ नहीं करना। क्या वो खुद ही बताएगा सेल कितने से बढ़ रही है, VC कितनी है, FC कितनी है, और जिसके बारे में नहीं बताएगा वो अनचेंज रखते हुए सेम लिख लेना। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहां पे ना एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं। अच्छा, ये जरूरी नहीं था कि वो टैक्स रेट देता। अगर वो नहीं देता तो आप निकाल सकते थे। कैसे, देखो हमारा एबिट कितना है 35, और टैक्सेस क्वेश्चन में कितना गिवन था 10। तो आप खुद भी निकाल सकते थे 10/35 इंटू 100। यहां से रेट ऑफ टैक्स निकाला जा सकता था अगर क्वेश्चन में ना होता तो। चेक करके देखो। सर मेरे को तो लग रहा था ये नहीं देंगे, बट इन्होंने दे दिया शराफत से। लेकिन अगर ये नहीं देते तो भी आप निकाल सकते थे 28.57%। समझ आ रही है। तो मेरे हिसाब से तो पेपर में अगर क्वेश्चन जो आएगा उसमें टैक्स रेट हो सकता है ना दिया हो, तो आपने एग्जिस्टिंग डाटा से टैक्स रेट निकालना है। कैसे, टैक्स अपॉन एबिट इनटू 100 विल बी योर टैक्स रेट, और उसी टैक्स रेट को फिर यहां पे अप्लाई कर देना। डन। चलो एक क्वेश्चन ये था इनकम स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है ना। अभी मैं आपको इनकम स्टेटमेंट पे ही पहले एक क्वेश्चन और करवाता हूं, फिर उसके बाद बैलेंस शीट के ऊपर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। वैसे बता दूं कि 99% चांसेस है कि आपको फोरकास्टिंग ऑफ P&L ही आएगा। ठीक है, बट कराऊंगा मैं सारा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इससे लल्लू कुछ है ही नहीं। क्या ही है इसके अंदर बताओ, कुछ करना ही नहीं है। आओ देखो जरा, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है केस 4, इनकम स्टेटमेंट दी हुई है आपको। ठीक है, अब इस इनकम स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। सेल दिया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया, एबिट दिया, इंटरेस्ट दिया, EBT, टैक्स दिया हुआ है, EAT, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो नीचे खुद ही लिखेगा कंपनी इज फोरकास्टिंग 25% इंक्रीज इन सेल्स। अब आप मुझे बताओ, यहां पर 25% इंक्रीज इन सेल्स, इसका मतलब क्या करूंगा मैं सर, 700 का 125% कर दूंगा। क्या करूंगा, 700 का 125%। सर ये आ जाएगा 875। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट्स ईयर एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी 70% ऑफ द सेल। अरे क्या कर रहा हूं यार मैं, बताओ इतना लल्लू क्वेश्चन। इसका 70% यानी कि 612.5, ये हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। दोनों का डिफरेंस उठा लो। सर ये आएगा 262.5 रुपीज। ये आ गया हमारा एबिट। ठीक है जी, ठीक है सर, आगे देखते हैं।
इट इज एक्सपेक्टेड टैक्स रेट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, पे आउट विल रिमेन कांस्टेंट। ले लो जी, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट सेम है वो कह रहा है, तो 2.5, ठीक है, ठीक है। और टैक्स रेट कितना है? 40%। तो कौन बताएगा? 2.5 का 40% करेंगे, यह आएगा 89, ठीक है। यहां पे आएगा 133.5, ठीक है जी, ठीक है। अब वो कह रहा है डिविडेंड का ना पे आउट रेशो सेम है। डिविडेंड सेम नहीं है, डिविडेंड का पे आउट रेशो सेम है। तो पे आउट रेशो पहले चेक करो कितना है। कैसे निकालेंगे पे आउट रेशो? डिविडेंड अपॉन अर्निंग इनटू 100। पे आउट रेशो कैसे निकलता है? डिविडेंड अपॉन अर्निंग इनटू 100। सर ये आ रहा है 33.33%। तो 133.5 का 33.33% निकालोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 45। एक सेकेंड, 44.5, ठीक है ना। कैलकुलेशन चेक कर लेना, बस कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे आएगा 89। चेक करो, 875, 612 और एंड में अगर आप देखोगे तो 44.5 इज माई डिविडेंड। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई 5 नंबर का। सर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा भाई, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, ठीक है। अगला देखो, फिर से इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, कर लोगे अब आप? सारा दिया हुआ है और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा जी सेल को 10% बढ़ा दो, बढ़ा देना। खर्चों को एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 80% होगा। डेप्रिसिएशन इंक्रीजेस एट द सेम रेट एज सेल्स, मतलब जिस रेट से सेल बढ़ी, सेल किस रेट से बढ़ी? 10% से, तो डेप को भी किस रेट से बढ़ा देना? 10% से। इंटरेस्ट कॉस्ट रिमेन अनचेंज, इंटरेस्ट कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू रिमेन सेम, टैक्स रेट 40% हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि आपको इनकम स्टेटमेंट फोरकास्ट करनी है, हो जाएगी, ठीक है। अब और क्या आ सकता है सर? फोरकास्टिंग ऑफ बैलेंस शीट आ सकती है। चलो अब हम क्वेश्चन करेंगे हाउ टू फोरकास्ट बैलेंस शीट। यार इतना लल्लू है भाई, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, इसको तुम देखोगे ना तुम कहोगे यार वाकई में सर ये तो फ्री के है। क्लास के खत्म होने के बाद ना कमेंट करके जरूर जाना कि क्या कहते हो इस चैप्टर के बारे में, क्या ये चैप्टर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए पेपर में। देखो फोरकास्टिंग ऑफ बैलेंस शीट, अब देखो क्वेश्चन देखो, ये उन्होंने हमें बैलेंस शीट दी हुई है, पूरी बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। और साथ में इन्होंने हमें दिया हुआ है पूरा का पूरा रेवेन्यू, ठीक है। बैलेंस शीट भी दी हुई है, रेवेन्यू भी दिया हुआ है, यानी कि P&L स्टेटमेंट भी दी हुई है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी फोरकास्ट कर रही है सिक्योर्ड टर्म लोन 20 करोड़ से बढ़ाना है एंड रीपे करना है पुराना वाला लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 5 करोड़। मतलब क्या? सिक्योर्ड वाला 20 करोड़ से बढ़ाना है, पुराना वाला 5 करोड़ से रीपे करना है। इसका मतलब नेट इंक्रीज क्या 15 करोड़ करना है। देखो यहां पर हमारा सिक्योर्ड लोन ऑलरेडी कितना था? 50, इसको 20 से बढ़ा दो और पुराने वाले में से 5 पे कर दो। इसका मतलब नई बैलेंस शीट जब बनाओगे, फोरकास्टेड बैलेंस शीट, तो क्या उसमें सिक्योर्ड लोन बढ़ जाएंगे और वो बढ़कर क्या 65 हो जाएगा? यस और नो। मैंने कुछ नहीं करा, जो उन्होंने बोला मैंने बस उसको लिख दिया। अनसिक्योर्ड लोन जो होगा ना उसको भी बढ़ा दो, कितने से? 10 करोड़ से। अनसिक्योर्ड लोन 50 था, इसमें 10 ऐड कर देंगे और ये कितना हो जाएगा? 60। मतलब जो वो बोल रहा है क्या वो आपने करना है, बात खत्म, ठीक है, ठीक है सर। फिर उसके बाद वो क्या कहता है? इट इज फोरकास्टेड दैट द करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन विल रिमेन अनचेंज, यानी कि जो नई बैलेंस शीट आप फोरकास्टेड बनाओगे उसके अंदर करंट लाइबिलिटी और प्रोविजन को मत छेड़ना। क्या यहां तक क्लियर है? वाइल कंपनी इज प्लानिंग टू बाय फिक्स्ड कॉस्ट वर्थ 30 करोड़, तो इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट जितने भी थे क्या उसके अंदर 30 करोड़ ऐड कर देना, ठीक है ना। जैसे जैसे बोल रहा है बस वही करना है।
इंक्रीज इन इन्वेंट्री बाय 10 करोड़ एंड रिसीवेबल बाय 15 करोड़, यानी कि इन्वेंट्री में ऐड कर देना 10 करोड़, ठीक है जी, और रिसीवेबल में ऐड कर देना 15 करोड़। सर ये क्या कर रहे हो आप? सर यही तो मजेदार बात है ना। कंपनी इज प्रोजेक्शन हैविंग अ प्रोजेक्शन ऑफ पेइंग डिविडेंड ऑफ 10 करोड़ एज्यूमिंग अदर एसेट जो है दैट विल रिमेन अनचेंज एक्सेप्ट कैश, यानी कि सिर्फ किसको बदल देना? कैश। क्यों? क्योंकि बेटा जो भी इन सभी चीजों की बैलेंसिंग फिगर है क्या वो कैश बनेगी? ओके, तो आओ देखते हैं जरा। देखो इन्होंने क्या करा, पूरा का पूरा स्टेटमेंट कैसे बनाया, प्लीज ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। इनकम स्टेटमेंट में साफ दिख रहा है रिटेन्ड अर्निंग कितनी है? 20 करोड़, यानी कि करंट ईयर में आपने 20 करोड़ की एक रिटेन्ड अर्निंग करी है। तो देखो जरा ध्यान से, पहले हमारी रिटेन्ड अर्निंग यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस कितना था? 20। क्या इसमें 20 प्लस हो गया? तो रिटेन्ड अर्निंग बढ़कर कितनी हो गई? 40। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी? अच्छा, बैलेंस शीट आपको वर्टिकल बनानी है। वर्टिकल जब बनाते हैं तो सबको मालूम होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? लायबिलिटी साइड, ठीक है ना। पहले क्या बनाते हैं? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड को पहले पकड़ना है आपने। आराम आराम से देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में कैपिटल भी आती है, रिजर्व्स भी आता है। कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, रिजर्व 20 करोड़ से बढ़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी। सिक्योर्ड लोन में आपने 20 करोड़ लिया, 5 रीपे कर दिया। अनसिक्योर्ड के अंदर आपने 10 का और रेस किया। करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है तो उसको एज इट इज लिख दिया। ओ माय गॉड, यानी कि जहां चेंज आएगा बस उसको चेंज करो, जहां चेंज नहीं आएगा क्या उसको छोड़ दो? बिल्कुल सर, ठीक है जी। ऐसे ही फिर हम लोग चले गए प्रोविजंस के अंदर, तो उसने कहा प्रोविजन में भी कोई चेंज नहीं है। एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स में उसने क्या बोला कि हमारा 30 करोड़ से कैपेक्स बढ़ेगा। अब बच्चा कहता है ये डेप्थ कहां से आया? देखो साथ में इनकम स्टेटमेंट दी हुई थी ना, साथ में क्या दी हुई थी? इनकम स्टेटमेंट। तो यहां से हमने देखा डेप्रिसिएशन कितनी है? 20 करोड़। तो वो हमने फिक्स्ड एसेट में से क्या करनी है? माइनस। ठीक है सर, आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। यस सर। कैश का तो बैलेंसिंग फिगर बनेगा, इन्वेंट्री में 10 से बढ़ाना था, ये 15 से, और ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कैश। मतलब सर बैलेंस शीट बनाते समय जो जो वो बोलेगा, जहां जहां चेंज हुआ है बस उसको प्लस माइनस करते जाओ, और जो भी टैली नहीं होगी फिगर एंड में तो क्या उसको बैलेंसिंग फिगर क्या बना देना? कैश इन हैंड। डन सर। सर बैलेंस शीट भी हमें बनानी आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट के फिर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना। फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट का एक ही है। अब एक लास्ट स्टेटमेंट रहेगी, फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ जी, फोरकास्टिंग किसका बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट का। बस वो आप सीख लीजिए तो अपना काम खत्म। अब ये वाला एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, वैसे तो सेम ही लग रहा है मुझे, सेम ही है पूरा, ठीक है ना। आज जरा इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ना जरा। इस क्वेश्चन में इन्होंने पता क्या बोला? इन्होंने कहा कि आप फोरकास्ट करो किसको? कैश फ्लो को। अब फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लो सीख लो, बस मेरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चैप्टर फिनिश। इजी था सर। एक बार मैं इसको कराने से पहले एक बार फटाफट से बता देता हूँ क्या पढ़ा आपने। सर इसमें ना आपने सबसे पहले पढ़ा कि फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, फोरकास्टिंग के मेथड्स क्या होते हैं। फोरकास्टिंग हम जब करते हैं तो 3 चीज़ों की करते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के लिए आपको हमेशा इनकम स्टेटमेंट दी होगी, नीचे सब बताया होगा, सेल कितने से बढ़ रही है, वीसी कितने से बढ़ रहा है, कौन सी चीज़ चेंज, कौन सी चीज़ अनचेंज, पूरा बना लेना, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर आपको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दी होगी, और आपको बताया जाएगा कि कौन से एसेट कौन सी लायबिलिटी में कितना एक्विजिशन हुआ, कितना सेल करा, कितना बाय करा। जब बोलेगा सेल करा माइनस कर देना, जब करेगा बाय करा तो प्लस कर देना, लोन लिया होगा तो प्लस, लोन रीपे करा होगा तो माइनस, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट से डेप्रिसिएशन और रिटेन्ड अर्निंग उठा लेना, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्चुअली में एसेट में से माइनस होएगी, और रिटेन्ड अर्निंग रिजर्व एंड सरप्लसेस के अंदर बैलेंस शीट में प्लस होएगा। खत्म। अब आ रहा है बेटा लास्ट पॉइंट, दैट इज हाउ टू फोरकास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको याद तो होगा ना, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट तभी समझ आएगा जब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको याद है। सीएफएस बनाने के लिए 3 एक्टिविटी होती थी, कौन कौन सी बता दो जरा। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अगर आपको याद हो तो इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट क्या होता था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। याद आ रहा है? बोल दो यार।
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर हम ऐड करते थे नॉन कैश नॉन ऑपरेशनल खर्चे, माइनस करते थे नॉन कैश नॉन ऑपरेशनल इनकम, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट डालते थे उसके अंदर, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी प्लस होता था, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होता था, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी माइनस, डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस, याद आ रहा है। फिर उसके बाद माइनस करते थे टैक्सेस पेड, हमारे पास आता था बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्टिविटी, फिर उसमें से एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्टिविटी माइनस करके फाइनल कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता था, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग, याद आ रहा है। फिर तीनों को सम अप करके हम चेक करते थे कि वो ओपनिंग कैश फ्लो और ऑल फ्लोज शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट, याद है, डन। अब इसको ध्यान से देखना है आपने, देखो इन्होंने ना हम लोगों को सबसे पहले ये एक P&L दिया हुआ है और नीचे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, और ये क्वेश्चन पूरा वही है जो अभी पीछे पढ़ा आपने, ठीक है ना, ध्यान से देखते हैं। अच्छा, मजे की बात क्या है कि आमतौर पे जब भी हम CFS बनाते थे तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि हम लोगों को 2 साल का डाटा दिया होता था, जिससे हमें पता चलता था कैपिटल में कितना चेंज आया, है ना, फिक्स एसेट में कितना चेंज आया। फोरकास्टिंग में ऐसा नहीं होगा, फोरकास्टिंग में सिर्फ 1 साल का आपको बैलेंस शीट दिया होगा और 1 साल का आपको रेवेन्यू दिया होगा और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 80 करोड़, और आपको याद होगा कि हम लोग पीबीटी से क्वेश्चन को पिक करते थे। अच्छा, पीबीटी से क्वेश्चन को पिक करते थे तो उसमें हम लोग इंटरेस्ट ऐड करते थे, तो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ले लो, तो उसमें आपको कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम, नॉन कैश कौन है, डेप्रिसिएशन, तो इसमें 20 करोड़ ऐड कर दिया हमने, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। अब नीचे अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में जो भी चेंजेस आएंगे उसको हम प्लस माइनस करते थे, वो यहां पे नीचे लिखा हुआ है, पढ़ना जरा। वी आर अज्यूमिंग इन्वेंट्री जो है वो 10 करोड़ से और रिसीवेबल 15 करोड़ से इंक्रीज होगा। अब कौन बताएगा, अगर देयर इज इंक्रीज इन करंट एसेट तो क्या ये माइनस होता था। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे करा इन्होंने, इधर देखो, पीबीआईटी उठाया, नॉन कैश आइटम डेप्रिसिएशन ऐड करी, इजी है यार बहुत। ये आ गया आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा था इन्वेंट्री और रिसीवेबल को ऐड किया गया, इंक्रीज इन करंट एसेट क्या करते थे, माइनस, तो ये दोनों माइनस हो गए। फिर उसके बाद माइनस क्या करते थे आप, टैक्सेस, क्या करते थे, माइनस टैक्सेस। क्या वो इनकम स्टेटमेंट से पता चल जाएगा आपने टैक्स कितना पे करा, 30 करोड़, तो यहां से 30 करोड़ का आपने टैक्स पे कर दिया, तो हमारे पास फाइनल आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, खत्म। अब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग के बाद क्या निकालना था, कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, वो सब नीचे लिखा हुआ है, इधर देखो सब लिखा हुआ है यार, कुछ करना ही नहीं है ना। देखो आप बताना, कंपनी फोरकास्ट कर रही है कि वो रेज करेगी लोन ऑफ 20 करोड़ रुपया, चलो आप बताओ 20 करोड़ लोन रेज करेगी तो क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस होएगा, ठीक है। रीपे करेगी लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 5 करोड़, तो फाइनेंसिंग में ही 5 करोड़ माइनस कर देना, तो 20 प्लस 5 माइनस, तो नेट प्लस कितना होगा फाइनेंसिंग में, 15। इंक्रीज इन अनसिक्योर्ड लोन, एक और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 10 करोड़ प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ये सारा कुछ किस में जाएगा, फाइनेंसिंग में। अच्छा, अब आप बता दो, जो आपने इंटरेस्ट दिया है और जो डिविडेंड पे करा है, जो इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करा है, ये भी कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। आई एम होपिंग आपको कैश फ्लो याद है। तो अब आपने क्या करना है, जो जो मैंने बोला क्या सारा उठा के फाइनेंसिंग में डाल दो। देखो लोन 20 से आया, 5 से रीपे, नेट कितना आया, 15, अनसिक्योर्ड 10, फिर माइनस इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड, क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकल आई, जल्दी बोलो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गई, डन सर। अब मेरा अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे आएगी, इधर देखना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कंपनी प्लान कर रही है कि हम एफसी 30 करोड़ से खरीदेंगे, फिक्स कॉस्ट खरीदेंगे, तो इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा 30, तो इधर देखो इन्वेस्टिंग के अंदर माइनस 30 करोड़। अब हम क्या करते हैं, 1 2 और 3 इनको समअप कर लेते हैं, तो हमारे पास कुल मिलाकर निकल कर आया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिव, सॉरी,
एबीसी को प्लस करके आया 10 करोड़, एबीसी को प्लस करके कितना आया 10 करोड़। इसका मतलब हमारा तीनों एक्टिविटी से 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, ओपनिंग में कैश कितना था बेटा, बैलेंस शीट में चेक करो कैश कितना था मेरे पास 20, तीनों एक्टिविटी से कितना आया 10, तो टोटल 30 एंड में बचना चाहिए। तो बस हमने बना दिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता है कि एंड में हमारे पास कितना आना चाहिए 30 करोड़। खत्म। समझो यार, कुछ है ही नहीं ना, लल्लू सा क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने जैसे आप बनाते थे वैसे ही बनाना है। बस इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए इंफॉर्मेशन नीचे दी होगी, ऑपरेटिंग के लिए क्या इनकम स्टेटमेंट से निकालेंगे आप, बस खत्म। ऑपरेटिंग के लिए कहां से निकालेंगे, इनकम स्टेटमेंट से। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग के लिए नीचे एडजस्टमेंट में बताया होगा कि कब कब लोन लिया, कितना रीपे करा, कितना इंटरेस्ट दिया, कितना डिविडेंड दिया, कितने का एसेट खरीदा। डन 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 डन। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट एस्टिमेट करेंगे तो कैश को बैलेंसिंग फिगर ले लेना, या फिर प्रोजेक्टेड फोरकास्ट करो किसको, कैश फ्लो स्टेटमेंट, या फिर फोरकास्ट करो किसको, इनकम स्टेटमेंट। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट फोरकास्टिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। कैश फ्लो का क्वेश्चन अगर आना होगा ना तो पूरा क्वेश्चन आएगा जैसे हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। फोरकास्टिंग वाला क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, वो इनकम स्टेटमेंट से ही आना चाहिए। क्या सबको क्लियर है? चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और इसी के साथ हमारा फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म, थ्योरी अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल। गुड बाय टू एवरीवन, बाय बाय।